नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए 5 रैलियां की। हर रैली में मोदी कम से कम 20 मिनट बोले। हर रैली में मोदी ने विकास का मुद्दा जोर शोर से उठाया। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, देश के वित्त मंत्री हैं, अरुण जेटली राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद पर बीजेपी ने पहला वैचारिक युद्ध जीत लिया है और इस दावे के पीछे अरुण जेटली दलील भी देते हैं। तो इसलिए आज जो कुछ मैं सवाल उठाने वाला हूं वो कुछ इस तरह से हैं। क्या राष्ट्रवाद पर बहस का पहला राउंड बीजेपी ने जीत लिया है? मोदी विकास और बीजेपी राष्ट्रवाद की बात कर कांग्रेस को क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस विकास के मुद्दे को बहस के केंद्र में नहीं ला पा रही है? इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जेल से जमानत पर छूटने के बाद कन्हैया जब जेएनयू में भाषण दे रहा था, तब पीछे देश का तिरंगा लहरा रहा था। गले पर छुरी रखने पर भी भारत माता की जय बोलने से इनकार करने वाले एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी लोकसभा में खुलकर जय हिंद कहते हैं। जय हिंद। कन्हैया ओवैसी जैसे देश में दूसरे लोगों की जुबानी जय हिंद सुनकर बीजेपी इतनी खुश है कि राष्ट्रवाद पर देश में छिड़ी विचारों की जंग का पहला राउंड जीत लेने का दावा कर रही है। ये लड़ाई को भी हम लोगों को वैचारिक लड़ाई मानना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई का पहला दौर हम जीते हैं। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित कर रहे अरुण जेटली जब राष्ट्रवाद पर पहला मैदान मार लेने की धुंध भी बजा रहे थे, उससे अलग असम में बीजेपी के लिए चुनावी कमल खिलाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 रैलियों में सिर्फ विकास की बात करते नजर आए। जो वर्ग जहां पर देश को तोड़ने के नारे लगते थे, छूटने के बाद जब वापस गए, हाँ, भारत माता की जय नहीं कहेंगे लेकिन जय हिंद कहेंगे। चलिए, इस देश की निष्ठा में कुछ तो कहना पड़ा उन लोगों को भी। ये आपकी वैचारिक जीत थी कि ये कहने के लिए आपने उनको मजबूर कर दिया। एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार चुन करके देखें, 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा। होनहार मुख्यमंत्री के साथ एक होनहार सरकार मिलने वाली है जो आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। इसीलिए अब सवाल उठ रहा है, क्या मोदी के विकास मंत्र और बीजेपी के राष्ट्रवाद के जाल में कांग्रेस कंफ्यूज हो रही है? वरना एक तरफ राहुल कन्हैया कुमार से मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के विधायक के भारत माता की जय न बोलने पर कांग्रेस राष्ट्रवादी रवैया दिखाने को उतावली नजर आती है। मैं अरुण जेटली जी को कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों के शौर्य ने उनके हाथ में भी तिरंगा दे दिया। ये हमारे विचारों की चीज। अब ये नेशनलिज्म का सीआर सबका लिख रहे हैं कि कौन नेशनलिस्ट है, कौन नेशनलिस्ट नहीं है। लोग यहाँ पर तिरंगा फहरवा रहे हैं सब जगह कि वहां तिरंगा फहराना है, वहां तिरंगा फहराना है, जबकि तिरंगा बनाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। अरुण जेटली की माने तो राष्ट्रवाद पर वैचारिक लड़ाई का पहला राउंड तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन आगे लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या कांग्रेस आगे भी मोदी के विकास और बीजेपी के राष्ट्रवाद यानी इन दो मोर्चों में उलझ कर रह जाएगी? क्या कांग्रेस विकास के मुद्दे को बहस के केंद्र में नहीं ला पा रही है? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन, संघ विचारक राकेश सिन्हा और मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब, जाने माने धर्मगुरु, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा, वैचारिक युद्ध, ये कौन से वैचारिक युद्ध की बात कर रहे हैं देश के वित्त मंत्री कि वैचारिक युद्ध का पहला दौर हमने जीत लिया? देखिए, इसमें आपने बिल्कुल रिपोर्ट में सही दिखाया और आपने अपने विमर्श में भी उस विषय को हमारे सामने रखा कि जिस वैचारिक युद्ध के विषय में हम बात कर रहे हैं वह यह है कि देश का एक फ्रिंज है, एक ऐसा फ्रिंज है, बहुत बड़ा देश है, इसमें एक ऐसा घटक है जो इस प्रकार के नारे दे रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, हिंदुस्तान के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देश की बर्बादी तक हम युद्ध जारी रखेंगे। स्वाभाविक रूप से ये एक वैचारिक युद्ध है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस
इस प्रकार के विचारों को पटल पे रखा जाएगा, इस प्रकार के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा कि याकूब मेमन हो या अफजल गुरु हो, इन लोगों को जो फांसी मिली है ये फांसी गलत है, ये स्टेट एग्जीक्यूशन है, ये स्टेट किलिंग है, तो स्वाभाविक रूप से इस विचार के खिलाफ भी आवाज उठाना, उसके खिलाफ भी मजबूती के साथ खड़ा होना ये आवश्यक है। और जिस प्रकार मुझे एक चीज बताइए, जनता ने आपको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए सरकार बनाने का मौका दिया या गरीबी गुर्बत से लड़ाई लड़ना, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना, काला धन खत्म करना, देश में विकास लाना? प्रधानमंत्री तो असम में आज कह रहे हैं विकास पर तवज्जो देते दिखाई दिए, यहां राष्ट्रवाद का ये पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? देखिए, विचार और विकास कभी अलग नहीं किए जा सकते। राष्ट्रवाद के लिए वोट नहीं दिया, केवल विकास के लिए दिया, तो आप कल को कहेंगे ये जो पठानकोट में आक्रमण कर रहे हैं वहां हम क्यों जाकर अटैक करें, छोड़ दीजिए ना, वोट तो केवल विकास के लिए मिला है इसलिए पठानकोट वाला विषय छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं होता। विकास के लिए वोट मिला है इसलिए अगर कोई आईएएस का संदिग्ध घूम रहा है देश में, हम उसे नहीं पकड़े, हम बोले नहीं आईएएस वाले को भी छोड़ दीजिए, हमें तो वोट केवल बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए मिला है। वो नहीं, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो सुरक्षा का मसला है। पकड़ेंगे नहीं, आप सिमेंटिक्स में घुस रहे हैं। आतंकवाद से लड़ना, वो उसको राष्ट्रवाद से मत जोड़िए, राष्ट्रवाद के पाठ से मत जोड़िए। आतंकवाद से लड़ना, सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह काम तो आपको एक नागरिक को करना है, देना ही होगा, नागरिक के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, मगर देखिए राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण शब्द है और कब राष्ट्र के प्रति खराब विचार और उसके प्रोपगेशन से ऐसा माहौल बनता है जिससे एंटी नेशनल एलिमेंट को सह मिलती है, यह भी सरकार का दायित्व है कि अगर ऐसी प्रकार के विचार पनप रहे हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से, राइटफुल तरीके से सरकार इस प्रोपेगेंडा को भी रोके। सरकार ने वही किया। अगर किसी प्रकार से देश के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था तो सरकार ने, मैं यहाँ पर दो पुरानी कहावतों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दो पुरानी कहावतें हैं, मार्क ट्वेन जी बड़े लेखक हैं, वो ये कहते हैं, लॉयल्टी टू माई कंट्री ऑलवेज, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं सरकार भक्त नहीं हूं, पर यहां पर खेल थोड़ा बदल दिया है क्या आप लोगों ने? जो बीजेपी के विरोध में बोले वो राष्ट्र विरोधी भी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, सैमुअल जॉनसन की बड़ी कड़वी सी एक कहावत है पर सबसे प्रचलित है, वो ये कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। ये दोनों वाक्य मैंने सुना हुआ है, मगर मैं आपको बता दूं, आप बीजेपी के खिलाफ तो बोलिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, यहां पर वो बात नहीं हो रही है ना, सरकार की आलोचना कर दो तो देश विरोधी हो गए। देश की 100 टुकड़े हो, देश थोड़ी सरकार का नाम है। नहीं, वो तो सरकार तय करेगी ना, इंशाअल्लाह वो अदालत तय करेंगी, माफ कीजिएगा। अदालत ने तो अभी अंतरिम जमानत दे दी। आज तक तो किसी को देशद्रोह के कानून में सजा नहीं हुई है। अदालत ने क्या कहा है आपने पढ़ा तो होगा। हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संदीप जी कि अदालत तय करेगी। अदालत ने अपने इंटरिम बेल वर्डिक्ट में क्या कहा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ये एक संक्रमण है और इस संक्रमण के लिए तो सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ेगी, मगर अभी हम चाहते हैं कि कुछ वक्त दे इनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए और इस संक्रमण से हमें बचाना होगा देश को। ये अदालत के बहुत सख्त टिप्पणी थी जब उन्होंने इंटरिम बेल ऑर्डर दिया, कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विचार को रखने वाले बच्चे ऐसे घोषणा करने से पहले सोचे कि जो जवान हमारे लड़ रहे हैं उनके मन पे क्या गुजर रहा होगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये सरकार के वचन नहीं है, ये कोर्ट के जज के वचन है जो उन्होंने वर्डिक्ट के रूप में रखा है। तो स्वाभाविक रूप से विकास ही हमारा एजेंडा है, मगर देश ना टूटे, कश्मीर हमारे से अलग ना हो जाए। नॉर्थ ईस्ट, जो अभी एक प्रोफेसर निवेदिता जी कह रही थी कि नॉर्थ ईस्ट को आर्मी ने जबरदस्ती रखा हुआ है, क्या हम इस पे कुछ भी ना रिएक्शन करें? हम मान जाए कि हमारी आर्मी रेपिस्ट है, अगर कहा जाए कि बलात्कारियों की आर्मी है, क्या हम चुप होकर मान जाए कि हाँ बलात्कारियों की आर्मी है? देखिए संजय झा, अगर मेरे अंदर एक आम नागरिक, 10 सेकंड और ले लूं, 10 सेकंड और ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी माफ कीजिएगा, 10 सेकंड ले रहा हूं। देखिए मैं आप कह रहा था कि आप जाने माने एंकर हैं, आप बताइए संदीप जी कि ये जब हुआ, मैं पाकिस्तान का चैनल को ऑब्जर्व कर रहा था, वहां ये हेडलाइन न्यूज चला कि एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बच्चे खुद कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी इज अ रेपिस्ट आर्मी। आप बताइए, हम अगर इस पे एक्शन नहीं लें, अगर इस पे हम विमर्श नहीं बनाएं, ये एक हम वैचारिक लड़ाई के रूप में नहीं देखें, तो क्या हम देश के लिए इस प्रकार की हेडलाइन बनने दें पाकिस्तान में? संजय झा, अगर एक आम नागरिक में, एक भारतीय में, और आपने
50 साल के लगभग राज किया, 70 साल के लगभग आजादी का जो हमारा एक टाइम स्पैन रहा है, अगर देशवासी में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो रही है, अभी तक तो एक हीन भावना थी, मानो मतलब अरे हमारे साथ क्या हो गया, हम भारत में पैदा क्यों हो गए, उस तरह की एक भावना थी। वो भावना के विपरीत देशभक्ति की भावना अगर उत्पन्न की जा रही है तो दिक्कत क्या है? देखिए संदीप जी, मैं सबसे पहले ही आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि आज जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, जिसके विचारधारा को मोदी जी उसका प्रचार करते हैं, वो एक नकली राष्ट्रवादी एक रुख आप देख रहे हैं। ये नकली राष्ट्रवाद है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सूडो नेशनलिस्ट। अब कुछ ही देर पहले संबित जी ने अफजल गुरु का नाम लिया था। मैं संबित जी से ये पूछना चाहूंगा, और संदीप जी यदि वो मुझको जवाब न दे तो शायद आप मेरे लिए वो भूमिका आप यदि उसका प्रदर्शन करें तो मैं काफी खुश होऊंगा कि अफजल गुरु को तो पीडीपी, जिनके साथ उनकी सरकार अभी फिर से नया एक कोलिशन बना रही है, पीडीपी और महबूबा जी की पार्टी तो कहती है कि अफजल गुरु शहीद हुए। अफजल गुरु को जब फांसी दी थी हमारे सरकार, यूपीए सरकार ने, तो महबूबा जी की पार्टी ने तो कहा था कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, ये आप लोगों ने संविधान के साथ विश्वासघात किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये कैसा पाखंडी, मैं ये सवाल पूछूंगा समझ से, लेकिन आपसे पहले पूछ लूं संजय झा, आपसे पहले पूछ लूं, आपके अधिकृत प्रवक्ता अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहते हैं, ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी देशभक्ति है? और देशभक्ति की भी बात छोड़ दीजिए, आप इसे सूडो नेशनलिज्म भी कहते हैं, मैं मान लेता हूं फॉर आर्ग्यूमेंट से। ये कौन सी नेशनलिज्म आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं आतंकियों को जी कह के? देखिए, जहां तक मैं, देखिए आपने सैमुअल जॉनसन को कोट किया, बाकी लोगों को भी आपने कोट किया। देखिए दुनिया भर में लोग जानते हैं और इसके बारे में अब हर जगह चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर विकास का एक रूप बना के देश के ढेर सारे करोड़ों लोगों को उन्होंने ऐसे बेबुनियादी तरीके से बहकाया भटकाया कि आज बेरोजगारी के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है। ये तो आपकी कमजोरी है ना, नहीं करना चाहता, इनकी सरकार चुप्पी है। यू कैन नॉट टेक ऑन द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को यू कांट पुट इट ऑन द मैप। तभी तो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप विकास के बारे में कुछ बोल नहीं पाते हैं। नहीं, देखिए एक बात बताते हैं आपको, कि देखिए ये सरकार ये समझ चुकी है कि 2 साल में अच्छे दिन बुरे दिन हो गए हैं और सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, पर आप ये लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। तजुर्बा इनको हो रहा है। नहीं, सरकार अगर समझ भी गई, सरकार विफल है डिलीवरेबल्स में, आप सरकार की पोल खोल नहीं कर पा रहे हैं। अपने दामन में तो झांकिए। यदि सरकार, नहीं संदीप जी, सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। आपको मैं ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आप बिहार चुनाव को देखिए और अभी 4 जगह और चुनाव हो रहे हैं, उनके भी नतीजे का इंतजार कीजिए आप। भारत की आवाम बहुत समझदार और जागरूक है, और वो ये जुमलेबाजी, ये जो नाटक, ये नौटंकी जो चलता रहता है, और आज मैं समझता हूं कि अरुण जेटली जी ने जो कहा है वो तो मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देखिए हम पहले राउंड जीत गए हैं, इनके लिए राष्ट्रवादी एक प्रतियोगिता है, इनके लिए तो ग्रैंड स्लैम एक पुरस्कार है। पहला राउंड के बाद सेकंड राउंड, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फाइनल, जिनके लिए राष्ट्रवादी एक जो भावना बड़ा एक हमारे लिए एक सोच है। यदि इनके नजरिया में एक खेल है, एक प्रतियोगिता है, पहला राउंड बीजेपी को गया, तो ये पहला राउंड हुआ है। अगर राकेश सिन्हा जो संजय झा कह रहे हैं, बाकी कितने राउंड बाकी हैं? राष्ट्रवाद का पूरा पाठ कब पढ़ पाएंगे हम? देखिए कितने राउंड की और जरूरत होगी? संदीप जी, मैं थोड़ा हटके एक बात कहना चाहता हूँ। आप स्वयं इतिहास के छात्र रहे हैं। देखिए एक समय ऐसा था कि राधा कुमुद मुखर्जी एक इतिहासकार थे, आरसी मजूमदार इतिहासकार हैं, ये सभी इतिहासकारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। मैं जब पहला राउंड अरुण जी कह रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रवृत्ति, भारतीय राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति थी, जो विश्वविद्यालय और डिस्कोर्स में था, आज पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर से राधा कुमुद मुखर्जी को याद किया जा रहा है, कोट किया जा रहा है। हमारी लड़ाई किस बात की? हमारी लड़ाई विरासत की। आप इतने पढ़े लिखे हैं, मेरी बात सुनिए, मैं पूरा कर दूं। नहीं, मेरी बात, देखिए आप शिक्षक हैं। राकेश जी 1 मिनट सुनिए।
सरकार कब से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लगी? सरकार अटेस्ट करेगी, अब एक और अटेस्टेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं हूं। आप मैं संदीप जी, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए ना। देखिए, दो स्पेस होता है, एक पॉलिटिकल स्पेस होता है, एक आइडियोलॉजिकल स्पेस होता है। पॉलिटिकल स्पेस तो बीजेपी ने ले लिया है। आइडियोलॉजिकल स्पेस में वही लोग हैं जिसमें जेएनयू के जिस प्रोफेसर का नाम लिया, तो आप नहीं, सरकार ठप्पा लगाएगी। अब आत्मनिर्णय का अधिकार, सरकार मेरी देशभक्ति पर ठप्पा लगाएगी। अरे सरकार के, अरे हमारी एक वैचारिक आंदोलन है, वैचारिक आंदोलन में हम राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं। वो सरकार चलाएगी। भारतीय विद्या भवन के मुंशी ने बनाया था, सरकार भारतीय विद्या भवन कांग्रेस के मुंशी ने बनाया था। आप सुन तो लीजिए, भारतीय विद्या भवन ने सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित की जो भारत की विरासत से, भारत के इतिहास की थी। 60 के बाद उसको उस क्या हो गया विद्या भवन का? किसने विद्या भवन को समाप्त कर दिया? आज विद्या भवन यदि रिवाइव हो रहा है, यदि वो इतिहास की पुस्तकें सामने आ रही हैं, तो हमारा डिस्कोर्स बदल रहा है। देखिए, कोई वैचारिक लड़ाई में क्या है आज दहलवी साहब, मतलब सरकार की आलोचना ना की जाए। पहली जीत मैं इसलिए मानता हूं, सरकार की आलोचना ना की जाए कि जो सरकार की आलोचना देश की आलोचना हो जाएगी क्या? सरकार और देश में फर्क क्या है? ये बड़ा खतरनाक अंतर किया जा रहा है। क्या आप ये बात मानेंगे? राष्ट्र और सरकार में बुनियादी अंतर है। हाँ, नरेंद्र मोदी की उस अंतर को खत्म किया जा रहा है क्या? की आलोचना करने वाले राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकते हैं, नहीं है राष्ट्रद्रोही। हाँ। जो लोग भारत माँ की आलोचना करते हैं, जो कहते हैं भारत माता नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों के पीछे अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, उन पर हमारा सवाल है। उनको भी हम राष्ट्रद्रोही नहीं कहते हैं। नहीं, पर यहाँ पर दिक्कत तो ये हो रही है, राजीव रंजन जी, दिक्कत ये हो रही है कि राष्ट्र और सरकार में भेद खत्म होता जा रहा है। मैं सरकार की आलोचना कर दूं तो क्या मैं देश की भी आलोचना कर रहा हूं? क्या एक आम नागरिक को कंफ्यूज भी किया जा रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, असहमति और राष्ट्रद्रोह के बीच एक बहुत बड़ा फासला है, और सुविधा के हिसाब से जिस तरीके से राष्ट्रद्रोह को परिभाषित करने की कोशिश की गई है, वो निश्चित तौर पर हास्यास्पद है। और अब तो ये तरस आने की स्थिति होती जा रही है कि अफजल गुरु से बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात शुरू की, और दुर्भाग्यपूर्ण सच क्या है ये भी देश को जानना चाहिए कि अफजल गुरु के लिए प्राइवेट बिल लाने वाले एमएलए के घर इनके पार्टी के बड़े नेता और आरएसएस के एक प्रमुख आइडियोलॉग राम माधव जी पहुंचे, और उन्होंने उस इंडिपेंडेंट एमएलए को नई सरकार के गठन के लिए पिछली बार उनको राजी करने के लिए काफी मशक्कत किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर के जो समझौते हुए हैं, जिस तरह से ये लगातार आजादी के बाद जितने बड़े नेताओं की बात ये करें, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ इसके पहले के जो बड़े कद्दावर नेताओं का नाम मैं लेकर के नहीं, राजीव रंजन जी, जब आप ये सवाल उठाते हैं, देखिए एक चीज समझिए सर, वहां पीडीपी, अगर आप पीडीपी पर सवाल उठाएंगे, पीडीपी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, भारत की जमहूरियत लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि यहाँ पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आप पीडीपी के सवाल पे अस्तित्व उठाएंगे क्या? पीडीपी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ जी। पीडीपी बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा कि पीडीपी के राजनीतिक विचारधारा पर बहस हम करने नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अवसरवादी राजनीतिक चरित्र की व्याख्या मैं कर रहा हूं कि जिस तरह की बात पीडीपी करती थी, और जिस तरह से पीडीपी के बाप बेटी की पार्टी और पीडीपी की जो राजनीतिक अवधारणा है 370 से लेकर के तमाम जो सवाल रहे हैं, उस पर केवल सत्ता में वापसी के लिए जो समझौते हुए, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन को लेकर के पीडीपी का स्टैंड क्या है और भारतीय जनता पार्टी धारा 370 और इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पर क्या स्टैंड, वहां पर वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और भारत में अलग अलग विचारधाराओं वाली पॉलिटिकल पार्टीज को रहने और चुनाव लड़ने की इजाजत है। संदीप जी, ये बहुत ही थिन लाइन है। हाँ, देखिए संदीप जी, ये बहुत ही थिन लाइन है। इसको ये समझने के पीडीपी के सवाल पर हम कहां बोल रहे हैं। पीडीपी तो पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल स्टैंड पर कायम है। हाँ, आप समझौते कर रहे हैं, और मुफ्ती साहब तो अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कश्मीर के चुनाव का श्रेय पाकिस्तान को दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से जुबान वो मुंह नहीं खोल पाए। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में कुछ हासिल करने के लिए अफजल गुरु के नाम पर प्राइवेट बिल लाने वालों के साथ सरकार बनाने की बात करते हैं। जो राजीव रंजन की बात कह रहे हैं वो अपने आप में ठीक है। हालांकि पीडीपी का अपना अस्तित्व है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, पर जब आप
एक तरफ राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करेंगे, संदीप जी, दूसरी PDP तरफ कर दीजिए। मैं आतंकियों भारतीय की जनता पार्टी पैरवी की बात करने कर रहा वाले एक गुट के साथ सरकार बनाएंगे तो सवाल आपकी मंशा पर तो उठेंगे उत्तर ना। देता हूं। संबित, देखिए, ये मैं उसका उत्तर देता हूं। पहली बात है, जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ी जम्मू कश्मीर में 25 और 28 सीट जिस प्रकार से आया है, अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही फ्रेज इस्तेमाल किया, इट वाज एन इन्फ्लिक्टेड मैंडेट, और कोई उपाय ही नहीं है। या तो आप दोबारा चुनाव करा लीजिए, या तो प्रेसिडेंट रूल पे रहिए, या तो नहीं सर, अगर ये मतलब आप देखिए, अगर यही 25 और 28 आती है दोबारा, तो आप कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर मैं कंप्लीट कर लूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आपकी पार्टी और मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, मैं एक आपको सुझाव देता हूं। देखिए, कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो, और जो हमारे ओपोनेंट्स है वो कह रहे हैं पीडीपी के साथ कैसे ये बैठ जा रहे हैं। मैं आज इनको खुला चैलेंज देता हूं, आप इसके बाद जाइए और पीडीपी के खिलाफ उनको डीरिकॉग्नाइज करने के लिए एक चिट्ठी डालिए इलेक्शन कमीशन में। वो भी आप नहीं कर रहे हैं। इतने वर्षों तक आपको अगर लगता है कि वो एक देशद्रोही सवाल नहीं है, तो जेडीयू के प्रवक्ता से मैं पूछता हूं, उन्होंने चिट्ठी लिखा, आपकी परिभाषा पर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा क्या? बात को चलिए मुझे ब्रेक लेना है। आपने वो चिट्ठी लिखा क्या? देशद्रोही पार्टी है, ऐसा आपने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा क्या? राजीव, मुझे एक ब्रेक लेना है। राजीव रंजन, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले दहलवी साहब बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, और यहां पर थियोडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, जानी मानी राजनीतिक हस्ती, वो राष्ट्रभक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप सभी की मैं तरजीह चाहूंगा। वो कहते हैं, आई कोट, पेट्रियोटिज्म मीन्स टू स्टैंड बाय द कंट्री, इट डज नॉट मीन टू स्टैंड बाय द प्रेसिडेंट or any other public official, save exactly to the degree in which he himself stands by the country। पर यहां पर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या सिर्फ भारत या जय हिंद नहीं, जय सरकार भी हो गया? बिल्कुल। देखिए, मैं तीन चीजें बहुत संक्षेप में कहूंगा, 20 मिनट सबको, सारे मेरे सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर, मैंने धैर्य से सुना है। तीन बातें संक्षेप में कहूंगा। मैं यहाँ उस व्यक्ति को जोड़ना चाहता हूँ जिसने भारतीय राजनीति में, बल्कि मैं समझता हूँ भारतीय इतिहास में जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, वो पितामह भीष्म है, जो ये जानते थे कि पांडवों के साथ बांके बिहारी साक्षात सत्य वही होगा, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी निष्ठा, मेरा ताल्लुक हस्तिनापुर के साथ है और मैं हस्तिनापुर को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये मानते हुए भी उन लोगों में किसी एक को देशद्रोही कहेंगे? देशद्रोह की या राष्ट्रभक्त की ये परिभाषा नहीं, जो मेरे नजदीक है। दूसरी, संबित पात्रा से बड़े अदब और एहतराम से एक बात कहूंगा, और साथ में कांग्रेस को भी जोड़ूंगा। संबित से मैं आज पूछता हूँ, प्रधानमंत्री एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, जिज्ञासी, उनकी जो परंपरा, जो बात करने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज उन्होंने एक डिबेट शुरू कर दी राष्ट्रभक्ति नहीं। वो क्या है? उन्होंने आसाम में, देखिए क्या हो गया है कि राष्ट्रवाद आज के जमाने में चुनावीकरण उसका कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं चाय बेचता था, लोग मुझसे आसाम की चाय पूछते थे। प्रधानमंत्री ये भूल गए कि अगली बार उनको बंगाल में दार्जिलिंग भी जाना है और केरल के नीलगिरी भी जाना है, और वहां भी चाय बेची जाती है, चाय बनती और बिकती है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब आप चुनाव के अंदर जज्बाती होकर राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्रवाद को परिभाषित करेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा होता है। तीसरा सवाल मैं कांग्रेस से करूंगा। आज आपको पीडीपी पे इख्तिलाफ है, सही है, अफजल को आपके जमाने में फांसी हुई, कसाब को आपके जमाने में फांसी हुई, लेकिन बीजेपी और आप दोनों एक लाइन में बिल्कुल साथ हैं। वो बात थी, बीजेपी की गलती है कि आज ये कह रहा है कि साहब पीडीपी के खिलाफ जाएं, लेकिन अकालियों के बारे में तो ये जानते थे। अरे एक सीट वाले ओवैसी के खिलाफ इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने खड़े होकर कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान ने जो बयान दिया, वहां राष्ट्रवाद की कौन सी परिभाषा हो जाती है? वहां मुझको बताइए। अरे आप इन तमाम चीजों में, क्या हमारे झा साहब हो, क्या संबित पात्रा हो, जो अच्छा लगता वही हम राज। देखिए, आरएसएस की अगर बात करें, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उनको देशभक्ति की परिभाषित करके सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं बड़ी सीधी सरल भाषा में कहूं, एक आम हिंदुस्तानी की भाषा में कहूं, क्या ये एक झुंझुना और बड़ा हल्का शब्द हो जाता है जब राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की बात हो? हम सब देशभक्त हैं, वी आर प्राउड इंडियंस, लेकिन ये कहीं झुंझुना इसलिए तो नहीं बजाया जा रहा कि भैया विकास की बात मत पूछ लेना, भैया भ्रष्टाचार कम कैसे हुआ ये मत पूछ लेना, साफ पीने का पानी नहीं मिला 70 साल बाद ये मत पूछना, 2 जून की रोटी नहीं मिलती 80% जनता को ये मत पूछ लेना 70 साल बाद। बस ये पूछना आप देशभक्त हो या नहीं। और देशभक्ति की एक और व्याख्या भी कर दी क्या आज
अरुण जेटली ने। अभी तक तो देशभक्त वो था जो भारत माता की जय कहे, अब उन्होंने आज जय हिंद डाल दिया। इसके पीछे भी कुछ खेल है क्या? चुनावी रणनीति तो ये बन ही गया है। ये चर्चा जारी, ब्रेक के बाद। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैचारिक युद्ध का पहला दौर जीत लिया गया है। जो लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, अब वो जय हिंद कह रहे हैं। संबित पात्रा जय हिंद पर आ गए। अभी तक तो चर्चा चल रही थी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से भारत माता की जय की, भारत माता की जय कहीं। अब ये भारत माता की जय कहना भूल गए, अरुण जेटली जय हिंद पर आ गए। क्यों? बिल्कुल वो नहीं, उसके पीछे का भाव समझिए। जब अरुण जी ने, जो कि एक प्रखर वक्ता ही नहीं बहुत अच्छे विचारक भी हैं, उन्होंने कहा कि पहला राउंड हमने जीता है, जब वो लोग जो लोग भारत के टुकड़े का नारा लगा रहे थे, अंततोगत्वा उनको बाहर आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अब हिंदुस्तान के झंडे के नीचे खड़े हैं। आपने देखा किस प्रकार जेएनयू में हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा था। और दूसरी बात, वो ओवैसी साहब जो कह रहे थे कि मेरे गर्दन पे आप छुरी भी लगा देंगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वो पार्लियामेंट में जाके बड़े शान से कह रहे थे जय हिंद तो कहूंगा, चिंता मत करिए। अच्छा। और मैं मजाक में, मैं दहलवी साहब तो मतलब पहला दौर जय हिंद कहना होगा, आखिरी दौर में भारत माता की जय कहना होगा। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं, पहला दौर और दूसरा दौर। मगर मैं दहलवी साहब से 10 सेकंड का एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, ये मजाकिया तौर से लिया जाए। देखिए, दहलवी साहब ने कहा कि ओवैसी साहब के खिलाफ तो 25 करोड़ मुसलमान हमेशा खड़ा है, तो ये ओवैसी साहब जीत कैसे जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता, उनको वोट कौन देता है? और जब भी मैं ओवैसी साहब के भाषण को सुनता हूं तो सैकड़ों तालियां भी बजती रहती है। ये वोट कौन करता है, ये पता लगाना पड़ेगा। दहलवी साहब, आप और मैं पता लगाएंगे। बिल्कुल, जैसे अकाली जीतते हैं ऐसे वो भी जीतते हैं, मगर जैसे अकाली जीतते हैं ऐसे वो भी जीतते हैं। विषय था, इसको आप हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हो सकता होगा, ये रेटोरिक कमेंट था। जहां तक मूल विषय है कि पहला दौर और दूसरा दौर, आप देखिए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। जेटली जी का कहने का तात्पर्य है कि अभी तो शुरुआत है। कितने लोगों के मन में किस प्रकार की, इस फ्रिंज के मन में भावना। आप देखिए, प्रोफेसर निवेदिता कह रही है कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को जबरन हिंदुस्तान से कब्जे में रखा गया है। अभी तो केवल लोग जय हिंद कहने के लिए तैयार है। ये लोग जो लोग कह रहे हैं, नहीं, मुझे ये बताइए ना, अभी हमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। हमारे देश में सेडिशन का कानून है ना, अदालतें तय कर लेंगी। ये सरकार ने ये जिम्मा क्यों ले लिया? अरे इतनी समस्याएं हैं देश की, इतने बड़े बड़े वादे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा था, अच्छे दिन लाने थे। यहां हम क्यों घुस गए राष्ट्रवाद की डिबेट में? ये आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप नाकामी गिनवाइए ना। मैं तो आपको कहता हूं, कल से आप केवल इस पर डिबेट करिए कि हमने क्या क्या अचीव किया है। हम केवल उस पर डिबेट करना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी और विषय पे डिबेट हो। जहां तक सेडिशन का कानून है, आपने बिल्कुल सही कहा, लॉ है, मगर कानून तक पहुंचाने का काम तो सरकार का होता है। यही कांग्रेस पार्टी कदमकुलम केस में 8000 सेडिशन का केस लगा चुकी है। और इस सरकार ने, अगर भारत के 100 टुकड़े हों, उस विषय को सेडिशन तक लेके गई। सरकार के इस केस के ऊपर हाईकोर्ट ने क्या जो वर्डिक्ट आया है, बेल इंटरिम वर्डिक्ट आया है, वो आपने देखा है। संक्रमण कहा है और बहुत भारी शब्दों में इसकी कड़ी निंदा की है कोर्ट ने। तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए, क्या इन विषयों को देखिए चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर संजय झा, संबित पात्रा आपको चुनौती दे रहे हैं कि कमजोरियां गिनवाएं ना, हमारी नाकामी गिनवाएं। आप नाकामी की ऊपरी बातें करते हैं। क्या दरअसल असल खेल यही है कि आप नाकामी गिनवाने में नाकाम रहे और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक राष्ट्रवाद का ये मुद्दा, जो हीन भावना की बात मैं पहले कर रहा था, देशवासियों में थी कि अरे नहीं हम तो वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, देश पर गर्व, देश पर गौरव करने का एक जज्बा पैदा कर दिया। आपकी सारी जो बातें हैं लंबी लंबी, वो हवाई होकर रह गई। एक्सेप्टेड, बीजेपी इज टेकन अप एन इमोटिव इशू एंड डिफीटेड यू। नहीं, देखिए संदीप जी, देखिए जमीनी हकीकत क्या है। कि आज चाहे आप किसी भी आदमी को जाके पूछिए, किसी भी शख्स को पूछिए, तो इतने गहरे मसले हैं हमारे समाज में कि यहाँ पर चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आप किसान की आत्महत्या हो, हर तरफ आप देखिएगा तो हमारे देश में समस्याएं बढ़ती जा रही है। कोई समाधान मोदी सरकार के पास नहीं है। और अपनी विफलता को छुपाने के लिए, आप इतने संजीदा और इतने परिपक्व हैं, आप फंसे हुए हैं बीजेपी के खेल में। आप बताइए महाराष्ट्र में आपने क्या किया, आप बताइए ना मुझे।
वारिस पठान को निलंबित किया गया मैं आपको सदन जवाब से, देता हूं। तो आपने भारत माता की जय हाँ भाई कहना होगा। बीजेपी और शिवसेना के साथ वोट किया ना मध्य प्रदेश में, जो ये अभी दहलवी साहब भी रेज कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रस्ताव लाने की बात की ना आपने। आप तो इनके खेल में फंस गए हैं। नहीं हुआ नहीं ना। नहीं, पहले मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको मैं स्पष्टीकरण दे दूं। वो गलत सूचना बाहर गया था। हमारे जो यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने इसकी समर्थन नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरा सफाई देना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा पात्रा जी से। आपके ही एक प्रवक्ता, नाम क्या लूं, आपके ही एक प्रवक्ता मेरे ही शो में सबसे बड़ा सवाल में आए और मैंने दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा, उन्होंने कहा नहीं दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, पार्टी की लाइन ये है भारत माता तो कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा। ये आपकी लाइन है, मैं दोबारा से सुनवा सकता हूं। कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता। सुनिए एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की राय क्या है अभी सुनिए आप। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं संदीप जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सारे दर्शकों को, भारत के लोगों को, कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा है, कभी भी ये नहीं कहा है और हम इस बात को समर्थन नहीं देते हैं कि हम यदि देशभक्त हैं तो हमें एक ही वाक्य, एक ही स्टेटमेंट से हम अपनी पेट्रियोटिज्म को हम सिद्ध कर सकें। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा कोशिश कर रही है, चाहे जय हिंद हो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा झूठ बोला था भारत के लोगों से। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी के बारे में कहा कि जब वो फांसी के लिए गए तो उन्होंने भारत माता की जय कही थी, वो गलत था। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि इनकिलाब जिंदाबाद। जो पार्टी इतनी बड़ी झूठ बोलती है, हमारे ऐसे शहीद जो देश के लिए जिन्होंने जान दी, तो इस पार्टी पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो लोग नाथूराम गोडसे गांधी जी के हत्यारे का उत्सव मनाते हैं, इनके पार्टी के लोग, कोई फ्रिंज एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साक्षी महाराज इनकी वाक्य सुनिए आप। इनके गोवा के एमएलए ने तो कहा कि नाथूराम गोडसे के लिए आप मंदिर बना दो। खालिस्तान का नारा निकलता है पंजाब में, जिनके साथ इनकी सरकार है, ये कुछ नहीं बोलते हैं। राकेश सिन्हा, आपकी बात समझ ली, तो यही इनकी राजनीति है। थोड़ा वक्त की कमी है। राकेश सिन्हा, अब मुझे ये बताइए, देखिए ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को केटर किया जा रहा है क्या? राजनीतिक रणनीति है, चुनावी रणनीति है राष्ट्रवाद का मुद्दा, इसमें इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो क्या, और ये सवाल मैंने पहले भी उठाया था, आप उस वक्त पैनल में थे, मेरे ही शो में पैनल पर थे, कि कोई भी वो जो लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, मैं कालाबाजारी हूं, बलात्कारी हूं, हत्यारा हूं, देश विरोधी हूं, मैं भारत माता की जय कह दूं, सब कुछ खत्म, सेल्फ अटेस्टेशन कर लिया, लो जी थप्पा मारा मैंने, संदीप चौधरी इज अ पेट्रियट। बात यहां पर आ रही है क्या? देखिए, एक तो आप पश्चिम के जिस अवधारणा को देते हैं उसकी पृष्ठभूमि देखिए। बार उस कोटेशन को दिया जा रहा है। वो कोटेशन तब की है जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद के नाम पर नरसंहार हुए, राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध हुआ, एटम बम का यूज हुआ, उस संदर्भ में राष्ट्रवाद को परिभाषित किया गया है। इसलिए भारत के राष्ट्रवाद को अलग देखिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो गंभीर विषय है, कल तक टैगोर का राष्ट्रवाद नहीं पढ़ा जा रहा था, आज दोनों पक्ष उस पर डिस्कोर्स कर रहे हैं। परसों तक विवेकानंद और श्री अरविंदो को नहीं कोट किया जा रहा था, अब कोट किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम को नेहरू डायनेस्टी तक सीमित रखा जा रहा था। मतलब आप ये कह रहे हैं, बन गए आप तो अकादमिक हैं राकेश सिन्हा, मेरे कहने का अर्थ है माई नेशनलिज्म एंड योर नेशनलिज्म। कांग्रेस की नेशनलिज्म अलग थी, बीजेपी की अलग। नहीं, आप हमें कंफ्यूज नहीं रखेंगे। मुझे 10 सेकंड और दे। हाँ। मैं कंफ्यूज 10 सेकंड दे दिया। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का जरूरी वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के बहस के लिए। सुन लीजिए ना, राष्ट्रवाद की जो जमीन थी वो बड़ी हो रही है। वो ना मेरा राष्ट्रवाद है ना आपका राष्ट्रवाद, देश का राष्ट्रवाद है। सिर्फ देश को हम बोध ये कराना चाहते थे कि ये जो विरासत है वो आपका भी है। और यही सवाल जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा था कि इस विरासत के प्रति आपको सम्मान है कि नहीं। मैं तो जवाहरलाल जी को कोट कर रहा हूँ, 24 जनवरी 1948 को कोट किया था। आप विरासत को ऑन कीजिए। इसी अभियान के तहत आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक काम कर रही है। और अंतिम बात में एक बात जोड़ दूं, कश्मीर का सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, एक आपद धर्म होता है। आपद धर्म में विश्वामित्र ने कुत्ते की हड्डी खाई थी जान बचाने के लिए। जम्मू कश्मीर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मत बनाइए आज, और देखिए विश्व के पटल पर भारत की क्या स्थिति होती है कश्मीर को लेकर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं इस विचारधारा के लिए एम्बेरसमेंट है सरकार बनना, लेकिन अपने एम्बेरसमेंट के कॉस्ट पर हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान चाहती है कि सरकार नहीं बने।
पाकिस्तान चाहती है और पीडीपी चेंज हो रहा है, बीजेपी चेंज नहीं हो रही। आप देखिए पीडीपी कितना कंप्रोमाइज किया। पीडीपी तो ऐसा PDP कोई जब मैं इसीलिए राकेश सिन्हा मैं उस समय इसलिए आपका आपके क्या- कायल हूं, आपके विचारों का नहीं। शब्दों की जादूगरी, वैचारिक जादूगरी जो है ना, उसका मैं कायल हूं। आपने आपद धर्म शब्द ले आए आप जम्मू कश्मीर को समझाने के लिए, लेकिन कोई और अगर सवाल उठा दे कि नहीं सवाल क्यों उठाने चाहिए। एडवर्ड एबे, आज मैं कुछ कहावतें ज्यादा बोल रहा हूं पर यह जरूरी है दर्शक को समझाना। वो ये कहते हैं पेट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। अपने देश को सरकार से बचाने के लिए तैयार रहे, वही देशभक्त है असली। यानी कि सवाल उठाए जाएं। सवाल उठाए जाएंगे क्या मौजूदा माहौल में? राजीव रंजन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। राजीव रंजन देंगे जवाब जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अभी मैं सुन रहा था राष्ट्रवाद उसी तरीके से आया जिस तरह से लव जिहाद आया, घर वापसी आई और उसके बाद बीफ आया, उसके बाद इनका तथाकथित राष्ट्रवाद आया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह जोड़ जी के आप को लेकर राष्ट्रभक्ति भी को हल्का तो कई नहीं बार, कर रहे, नहीं देशभक्ति को हल्का तो नहीं कर रहे आप ये बातें इन सबको जोड़कर। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, जो हादसा हुआ है, एक दर्दनाक वाकया हुआ है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसकी ओर जेएनयू से भी ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। 18 मार्च को शहीद भगत सिंह जी के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए एक कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया और एबीवीपी के लड़कों ने प्रोफेसर चमन लाल पर प्राणघातक हमला किया। डॉक्टर विकास गुप्ता ने उस कार्यक्रम को आयोजित किया था। मैं वही पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप शहीद भगत सिंह का नाम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शहीद भगत सिंह ने अपनी जेल की डायरियों में और अपने लेखों में जिस तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, तो स्पष्ट है कि हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो या आरएसएस हो, उसके बारे में उनकी राय क्या थी। फिर भी जो अभी ताजा वाकया 18 मार्च का, उसकी निंदा जरूर ये पैनल करे। शहीद भगत सिंह के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, हुल्लड़बाजी हुई है, आयोजकों के साथ मारपीट हुई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ये गंभीर सवाल है। और साथ ही साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जनता सब कुछ समझती है, इस देश के करोड़ों लोग राष्ट्रभक्त हैं। यहाँ राष्ट्रभक्ति की नसीहत वो दे रहे हैं जिनका अतीत विवादित है, जिनको प्रामाणिक तौर पर देश के स्वाधीनता संग्राम में खुद को शामिल बताने के लिए भी तथ्य उनके पास नहीं है, उनके पास सबूत नहीं है। वैसे लोग आज मैं समझ आता हूँ आपके पास, करोड़ों लोगों जी, को समझ में आपके पास आ रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मौलाना दहलवी, मुझे एक चीज बताइए, जो मंदी ये जो भारत माता की जय, एक मिनट राजीव, ये बेरोजगारी के सवाल पर सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश। जी मौलाना दहलवी, मुझे एक चीज बताइए, जो ये बात कही जा रही है कि जय हिंद कहो, वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय कहो, और ये खास मुस्लिम समुदाय के लिए है, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कहो, आप कह क्यों नहीं देते? खोल कर दीजिए कि कह देते, उसमें दिक्कत क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदू, मुसलमान या सिख ईसाई, इनसे कहीं ज्यादा देश बड़ा है। और अगर आप देखिए, भारत के बारे में बहुत एक बड़े सादी का बड़ा मशहूर कौल था कि इतिहास भी नहीं जानता कि भारत कहां से शुरू हुआ था। वो रघुवंश भी है, वो मौर्य भी है, वो चोला भी है, वो आसाम में आता तो अहुम हो जाता है, नीचे तापी हो जाता है, वापी बन जाता है, कंधार में भी है, जनक से पहले भी है। वो अलग-अलग दास में भौगोलिक किताब से अलग बदलता जा रहा है। भारत माता की जय कहना, कह दीजिए। मैं वहीं आ रहा हूँ। सवाल ये है, मैंने पहले भी आप ही की शो पे इस बात को कहा है कि मेरे नजदीक राष्ट्र की परिभाषा क्या है। मेरे नजदीक राष्ट्र की परिभाषा मेरे जज्बात और मेरे एहसास हैं, और उन जज्बात और एहसासात के साथ मैं किसी और की बाध्यता नहीं चाहता हूँ। मुझको ये पूरा कानूनन है ना संविधान, मुझको ये पूरा अधिकार है कि संविधान भारत माता की जय कहें। अगर मैं भी कहता हूँ तो किसी को इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता, लेकिन नेहरू को आज के जमाने में बहुत अच्छी बात यह बदकिस्मती यह है कि ना कांग्रेस समझा पाई ना और उनको समझ सके। साहित्य कला परिषद के सिलसिले में, साहित्य कला अकेडमी और परिषद के सिलसिले मौलाना आजाद के बीच में जो खत हुआ, वो थोड़े से कहता हूँ। नेहरू ने उनसे पूछा कि आप इन अकेडमियों को क्यों चाहते हैं। नेहरू ने जवाब ये दिया कि चूंकि मुख्तलिफ जबानों के साथ भारत बना है, मैं चाहता हूं कि हिंदी के मकाम के साथ साथ दिगर जबानों को भी फलने फूलने का मौका मिले। तो मैं कहूं, अम्मा तुझे सलाम, अम्मी तुझे सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय। या सिखों को जो अधिकार हो उनकी भाषा, उनके साथ भारत की वंदना करने दीजिए, भारत का जय जयकार करने दीजिए, उसका राजनीतिकरण मत कीजिए। तो देशभक्ति हमारे अंदर ओतप्रोत है, हम देशभक्ति से कुछ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। समित वक्त नहीं दे पाऊंगा, बहुत माफी चाह रहा हूं।
बिल्कुल समय खत्म हो गया है, लेकिन एक 10 मेरा सेकंड ही विचार है, चाहिए। आप 5 लोगों के सामने और पूरे देशवासियों के सामने एक विचार है मेरा, वो ये कि हम देशभक्त हैं, ये हमें तय करने दो। आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अब तो सेल्फ अटेस्टेशन शुरू कर दिया है ना उन्होंने, किसी और को मेरे ऊपर ठप्पा लगाने की जरूरत ना आन पड़े कि संदीप चौधरी, संबित पात्रा, संजय झा, राकेश सिन्हा, राजीव रंजन या मौलाना दहलवी राष्ट्रभक्त हैं या नहीं। हमें सेल्फ अटेस्टेशन की इजाजत होनी चाहिए। मैं तय करूं मैं देशभक्त हूं या नहीं, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज, इसे तय करने दो। इसी विचार के साथ आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।